यशपाल की पर्दा कहानी। देखिए बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कहानी दी गई है उसमें पर्दा कहानी अति विशिष्ट कहानी है। यशपाल जी ने पर्दा कहानी में एक प्रकार से मध्यम वर्गीय जो जीवन की विसंगतियां हैं, विडंबनाएं हैं, रूढ़ियां हैं, उस पर प्रहार किया है और वे ये बताना चाहते हैं कि वास्तव में पर्दा उस इज्जत का प्रतीक है जो बहुत कुछ ढकता है। परस्पर विरोधी परिस्थितियों के वैषम्य के बीच उद्घाटित पर्दा कहानी में जो व्यंग उद्घाटित किया गया है उसमें मध्य वर्ग की झूठी शान, पाखंड, दिखावा, जिसके कारण कई बार उसे ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है कि वो किसी से भी आंख नहीं मिला पाता, यहाँ तक कि अपनी अंतरात्मा में वो इस बात को महसूस अवश्य करता है, लेकिन अपने आप से भी वो आंख नहीं मिला पाता, क्योंकि इसके भीतर जो है दिखावा, झूठी बातें, शान, पाखंड, आडंबर, मतलब जीवन की सच्चाई से दूर भागने की प्रवृत्ति, जीवन की सच्चाई से भागने का जो है, मतलब अपने आप से जो व्यक्ति भाग रहा है, जो सब कुछ होते हुए भी उस चीज़ से को छुपाना चाह रहा है, उस चीज़ से भागना चाह रहा है, वही यशपाल ने पर्दा कहानी के भीतर उन समस्त विसंगतियों, विडंबनाओं और जो प्रवृत्तियां हैं दिखावे की, उन सब पर प्रहार किया है और ये बताने की कोशिश की है कि व्यक्ति के पास जो कुछ होता है, यदि वो सही ढंग से व्यक्त किया जाता है तो वहाँ किसी प्रकार का तनाव, शर्मिंदगी को बाद में जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो उठाना नहीं पड़ता है। तो ये एक प्रकार की हमें सीख देती है कहानी। कहानी के मुख्य पात्र चौधरी पीरबख्श हैं, जो अपने पुराने जो है पूर्वजों की झूठी शान शौकत को अभी तक भी अपने मन में संजोए हुए हैं, जबकि स्थितियां बदल चुकी है। आर्थिक स्थिति उनकी बहुत ख़राब है और क्योंकि उनके जो दादा थे वो चुंगी के महकमा में दरोगा थे, उस समय उनकी आमदनी अच्छी थी, एक पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया था और अपने जो पुत्र थे, जो लड़के थे, उनको तालीम भी अच्छी दी थी और वो जो बच्चे थे वो भी रेलवे में और डाकघर में जो है बाबू हो गए थे। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे और तनख्वाह में खास तरक्की न हो सकी। और पुराने समय की बात इस कहानी के अंदर व्यक्त है, परिवेश पुराना है लेकिन समस्या बड़ी गंभीर है। 30-40 रुपये माहवार में वो दर्जे पर ही, मतलब उनकी तनख्वाह वहीं पर ही अटकी रही। अब क्या है कि चौधरी पीरबख्श के दादा तो अपनी पूरी शान शौकत के साथ में उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया, ऐशो आराम के साथ अपना जीवन व्यतीत किया, लेकिन समय परिवर्तनशील है और यहाँ उसी समय जो बदला है और उसके भीतर जो स्थितियाँ हैं, उनका जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उसी मूल संवेदना को यशपाल ने यहाँ पर व्यक्त किया है। देखिए क्या कहते हैं वो कि चौधरी साहब अपने ज़माने को याद कर कहते हैं, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास का डिप्टी कलेक्टरी करते थे और आजकल की तालीम, मतलब आजकल जो शिक्षा मिल रही है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे अहदे पर देखने का अरमान लिए उन्होंने आंखें मूंद ली, मतलब उनकी जो बच्चों की जो तनख्वाह थी, वो नौकरी तो कर रहे थे लेकिन तनख्वाह आगे बढ़ नहीं पाई थी। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। मतलब मैं इस कहानी का जो पाठ है उसका वाचन करके फिर उसको बीच बीच में आपको समझा रही हूँ और इसकी मूल संवेदना को उद्घाटित करने का जो है यहाँ पर प्रयास है और इसको व्याख्यात किया गया है। मैं इसमें आगे देखिए कि इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी
फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श का डाकखाने में थे, उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां, मतलब भरा पूरा परिवार था। चौधरी खानदान अपने मकान को क्या कहते थे? जो मकान उनके दादाजी ने बनवाया था उसको हवेली वो कहते थे। नाम बड़ा देने पर भी जगह कैसी थी? तंग थी, क्योंकि परिवार बढ़ रहा था और जगह तो वही थी। मकान जो पक्का बनवाया था उनके दादाजी ने अपने समय में, लेकिन अब जैसे जैसे परिवार में जो है बढ़ोतरी होती गई, बच्चे बहुएँ वगैरह सब आते गए और वो जगह कम पड़ती गई, लेकिन फिर भी उसको वो हवेली के नाम से ही पुकारते थे। दरोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा मतलब हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उसके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल, मतलब जैसे जैसे समय बदलता गया, परिवार बढ़ता गया, स्थान और बैठकें जो है वो सब एक तरह से सब पर परिवार जो है बढ़ता गया और वहाँ पर वो अलग अलग स्थान उनके लिए निर्धारित हो गए। घर की ड्योढ़ी पर पर्दा, मतलब बाहर जो ड्योढ़ी थी उसके ऊपर एक पर्दा लटक गया। कहानी इसी पर्दे को लेकर के ये कही गई है, मतलब पर्दा जो शीर्षक है, इसी ड्योढ़ी पर लटके हुए पर्दे के भीतर का जो सच है, कटु यथार्थ है, उसको जो है यहाँ पर इंगित करता है। बैठक रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। मतलब आर्थिक तंगी तो थी, लेकिन वहाँ पर बोरी के टाट का पर्दा नहीं था, बल्कि पर्दा कैसा था? अच्छा पर्दा था वहाँ पर। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते थे, पर भीतर से अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल ये हुआ कि दरोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद ड्योढ़ी पर लटकाई। मतलब कहने का तात्पर्य कि कौन करे पर्दा जो अच्छा अगर लगाना था, क्योंकि पर्दा इज्जत का प्रतीक है। लेकिन दोनों भाइयों में इस बात पर मतभेद था कि वो लगाए या दूसरा भाई लगाए, तो इसलिए उसका जो है एक समाधान निकाल लिया गया। घर के भीतर जो दरियाँ थी, पलंग की रंगीन दरिया, उसको ड्योढ़ी पर लटकाया जाने लगा और वो पर्दा वहाँ पर बन गया। तीसरी पीढ़ी के अब मतलब पीढ़ियाँ दर पीढ़ी की बात यहाँ पर पर्दा कहानी में चल रही है। अब तीसरी पीढ़ी में देखिए क्या हुआ, पर्दा वहीं का वहीं रहा है ना। पहले अच्छा पर्दा था, फिर वो दरियों का पर्दा आ गया। फिर तीसरी पीढ़ी में देखिए कि ब्याह शादी होने लगी। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़कर दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी और चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास डाकखाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए और दूसरे साहबजादे जो थे मिडिल पास कर अस्पताल में क्या कर लिया उन्होंने? कंपाउंडर बन गए। जो का जो ज़माना गुजरता गया, तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्हें वजीफा मिला है ना, और जैसे तैसे वो मिडिल पास कर गए। और चौथे लड़का जो थे पीर बख्श, जिनकी कहानी जो आधारित चौधरी पीर बख्श, प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और क्या है। मतलब आज की शिक्षा पद्धति पर भी व्यंग्य इसमें यशपाल जी करते हैं। स्कूल की फीस हर महीने और किताबें, कापियों, नक्शों के लिए रुपये ही रुपये, मतलब शिक्षा पर बहुत अधिक पैसा खर्च हो रहा है। और उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी यहाँ पर बताया गया है कि गुणवत्ता के नाम पर क्या क्या होता है। बस्तों का बोझ है ना। और बच्चा जो है, अब तो खैर बहुत सारा ज़माना परिवर्तित हो गया है जब ये कहानी लिखी गई उसमें और अब में। चौधरी पीर बख्श का अब क्या हो गया? विवाह हो गया। मतलब पढ़ तो नहीं पाए, लेकिन प्राइमरी से आगे, लेकिन उनका विवाह हो गया और फिर आगे उनका जो परिवार बढ़ा। लेकिन उनकी जो आय थी वो 12 रुपये महीना अधिक नहीं थी और चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मतलब भाई परिवार बढ़ा तो उनको मकान जो है किराए से लेना पड़ा। और क्या किया देखो कि मकान किराया कितना था? 2 रुपये। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी और कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियाँ जो थी बादलों की तरह उड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी जिससे धुआं और सब्जी मिले उबले कपड़ों की गंध, मतलब ऐसा वातावरण था कि जहाँ पर मेहनतकश लोगों की वो बस्ती थी, श्रमिकों की वो बस्ती थी, वहाँ पर उनको रहना पड़ा और किराया जो था 2 रुपये था। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्शी जो थे पढ़े लिखे थे। सिर्फ उनके घर पर ड्योढ़ी पर पर्दा, मतलब पर्दा उन्होंने वहाँ पर भी टांगा, चाहे वो किराए के मकान में रहते थे। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते, मतलब पढ़े लिखे थे। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा। माशाअल्लाह घर में औलाद तो थी, वह भी लड़कियां। बच्चियां 4-5 बरस की उम्र तक किसी काम काज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से, मतलब कहने का मतलब है कि इस कहानी में यशपाल ये कहना चाहते हैं कि
चौधरी पीर बख्श ने अपने परिवार के अंदर जो परंपराएं का निर्वहन किया गया, उस परंपरा को बनाए रखा कि ड्योढ़ी के ऊपर एक पर्दा था और जो घर की जो महिलाएं थी, घर की जो स्त्रियां थी, वो अंदर ही अपना रह करके काम करती थी। और चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई और खुदा की बरकत होती रही, रुपए पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में। मतलब परिवार इनका बढ़ता गया और आर्थिक जो तंगी भी बढ़ने लगी। अब आगे देखिए कि जहाँ बाल बच्चे और घर बार होता है, 100 किस्म की झंझटें होती हैं। कभी बच्चे को तकलीफ, कभी जच्चा को, कभी कर्ज की। तो घर बार है तो कर्ज भी होगा। बिल की नौकरी का फ़ायदा पक्का होता, हर महीने की 7 तारीख को गिनकर तनख्वाह मिल जाती है। लेकिन यहाँ तो बड़ी समस्याएं थी चौधरी पीर बख्श के सामने, क्योंकि आय तो बहुत कम थी और परिवार का जो खर्चा था वो बहुत अधिक बढ़ गया था। अब देखिए कि मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की जो इज्जत थी वो अभी भी बनी हुई थी। उस इज्जत का आधार था घर के दरवाजे पर लटका पर्दा, क्योंकि उनके घर के बाहर ही पर्दा था, बाकी किसी के यहाँ पर्दा लटका हुआ नहीं था। भीतर जो कुछ भी हो, कभी बच्चों की खींच खाच या बेदर्द हवा के झोंके से उसमें छेद हो जाते और पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत करवा। मतलब वो पर्दा जो था विभिन्न प्रकार की मौसमों की जो है मार है ना, उसको झेलता हुआ फिर भी उस घर की इज्जत को बचाए हुए रखा था। उसकी आबरू और इज्जत जो उसका प्रतीक है, वो इज्जत का, उसके सम्मान का प्रतीक था, जो मोहल्ले में बनी हुई थी। दिनों का खेल, मकान की ड्योढ़ी के किवाड़ गलते गलते बिल्कुल गल गए। कई बार कसे जाने से पेच टूट गया और सुराग ढीले पड़ गए। मकान मालिक सुरजू पांडे को उसकी फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते तो उत्तर मिलता, कौन बड़ी रकम देते हो, 2 रुपल्ली किराया और वो भी 6-6 महीने का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, ना हो तो मकान छोड़ दो। आखिर किवाड़ गिर गए और रात में चौधरी ने उन्हें जैसे तैसे चौखटे से टिका देते और रात भर दहशत रहती कि कोई चोर ना आ जाए। कहने का मतलब है कि वो पर्दा था, वो उस घर की एक सुरक्षा बना हुआ था। चूँकि किराए का मकान था तो वो शिकायत भी नहीं कर सकते थे कि भाई इसमें जो है, लेकिन और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो अभी मैंने केवल कहानी का वाचन किया है और इस कहानी की जो मूल संवेदना है उसको हम आगे के जो है व्याख्यान में व्याख्यायित करेंगे।